की शरह जो है वो 7% से बढ़ के जो है वो 8% पे पहुंच जाएगी। 1% लोग मजीद बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव जोन में आ गई, डिफ्लेशन जिसे हम कहते हैं, लेट अज्यूम -3% इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल गिरना शुरू हो गया, तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेतहाशा बढ़ जाएगी, शायद 8% से बढ़ के 12% पे पहुंच जाए। तो सिंपली सेंस यहां पे क्या बन रही है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट फॉल करता चला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता चला जा रहा है, मजीद लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% से फॉर एग्जांपल या W3 से W2 पे आया, तो अनएम्प्लॉयमेंट में कंपैरेटिवली कम इजाफा हुआ है, लेकिन इजाफा हुआ है, स्टिल नेगेटिव रिलेशन है। और अगर ये इन्फ्लेशन जो है वो डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो गई, प्राइस लेवल गिरना शुरू हो गया, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा बहुत तेजी से होगा। इसी वजह से फिलिप्स कर्व का जो निचला हिस्सा है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का, वो ज्यादा फ्लैटर है। यानी कि अगर आप इस पॉइंट से ऑनवर्ड देखें तो स्लाइड सी डिफ्लेशन भी इकोनॉमी में बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी जो है वो क्रिएट कर देगी। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट नोट आउट कर लें, आपके पूरे कोर्स में सिर्फ 1-2 ग्राफ ऐसे हैं जो हम वाई या एक्स एक्सिस दोनों साइड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ भी दोनों साइड से एक्सप्लेनेबल है। इनडिफरेंस कर्व आईसी का ग्राफ जो है चौथे चैप्टर में, वो भी दोनों साइड से एक्सप्लेनेबल है। बेशक आप वाई इंक्रीज करके एक्स कम कर लें या एक्स इंक्रीज करके वाई कम कर लें। और इसी तरह से ये एक फिलिप्स कर्व का ग्राफ है, ये भी दोनों साइड से एक्सप्लेनेबल है। यानी आप बेशक ये एक्सप्लेन कर दें कि जब मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस लेवल जब गिरना शुरू होता है तो प्रोड्यूसर डिस्करेज होता है। प्रोड्यूसर डिस्करेज होने का मतलब है वो प्रोडक्शन कम करेगा, और प्रोडक्शन कम करने का मतलब है कि वो अपनी फैक्ट्री से लोगों को निकालना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन से वर्कर्स को निकालना शुरू कर देगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आप इसको रिवर्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने फिलिप्स की वर्डिंग की लास्ट स्लाइड में, कि जैसे जैसे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मसलन यहां 12% थी, अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गए 8% पे आ जाती है, लेबर शॉर्टेज हो गई, लेबर शॉर्टेज की वजह से प्राइस लेवल बढ़ेगा, और प्राइस लेवल की वजह से इकोनॉमी में 2% महंगाई हो जाएगी। अगर मजीद लेबर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, 7% पे आ जाती है, तो 7% पे आने की वजह से लेबर शॉर्टेज मजीद बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2% से इंक्रीज होकर फॉर एग्जांपल 6% पे आ जाएगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट मजीद कम हुई, लेट अज्यूम 7% से कम हो गए 5% पे आ गई, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, फिर इन्फ्लेशन। हाफ जाहिर है मुल्क में लेबर की इतनी शॉर्टेज हो गई है तो लेबर महंगी होती चली जाएगी, और लेबर महंगी होने का मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो फिर शायद इन्फ्लेशन जो है वो 15% पे पहुंच जाए। तो ये ग्राफ दोनों तरह से एक्सप्लेनेबल है। आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करके इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह भी बता सकते हैं, और इन्फ्लेशन कम करके अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां तक तो था हमारे पास। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट आता है व्हाट इज फिलिप्स कर्व, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, या दूसरी स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन के लिए, व्हाई देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ क्यों है, यानी हमें इन दोनों में से एक बुराई या एक खराबी क्यों एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उसकी वजह क्या है। तो यानी टेक्निकली वो फिलिप्स कर्व भी पूछ रहा है, सिर्फ उसने फिलिप्स का नेम यूज नहीं किया, उसने डायरेक्ट रिलेशनशिप का नेम यूज कर दिया। ओके, फिलिप्स कर्व का क्वेश्चन पूछ ले तो भी यही ग्राफ बनेगा और एक्सप्लेनेशन होगी, रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन पूछ ले तो भी यही ग्राफ है और उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसका है दूसरा हिस्सा, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ये जो सिंपल फिलिप्स कर्व है इसको कहा जाता है शॉर्ट रन, ये मैंने नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, SRPC, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। यानी फिलिप्स के मुताबिक जिस साल भी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और जिस साल इन्फ्लेशन कम होगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है, बच्चे हम आज वेट करें जरा, ये मैं लॉन्ग रन कंप्लीट कर लूं, फिलिप्स कर्व कंप्लीट हो जाए फिर क्वेश्चन लेते हैं। ओके, दी फिलिप्स कर्व डेवलपमेंट, या इसका दूसरा नेम है फिर लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या है? एक्चुअली फिलिप्स ने तो मेन कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन का ही दिया था कि देखें जी मेरे पास 40 साल का डाटा है, एग्जैक्टली ये नजर आ रहा है कि जिस साल इन्फ्लेशन ज्यादा होती है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, और जिस साल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन कम होती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। शॉर्ट रन रिलेशन उसने हर ईयर का सेपरेटली एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिलिप्स के बाद फिर इसको फर्दर एक्सटेंड किया इस आइडिया को फ्रीडमैन ने। उसकी वर्डिंग क्या है?
Milton Friedman says that Phillips curve is applicable in the short run only. फ्रीडमैन के नजदीक ये सिर्फ शॉर्ट रन में होगा, यानी हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस साल इन्फ्लेशन बढ़ी है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, या इस साल इन्फ्लेशन कम हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई. However, in the long run, inflationary policies will not decrease unemployment. लेकिन फ्रीडमैन के नजदीक अगर हम लॉन्ग रन में ये कोशिश करें कि इन्फ्लेशनरी पॉलिसी के जरिए मुसलसल बेरोजगारी हम कम करते रहेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है. दोबारा समझ लें, देखिए आर्गुमेंट की सेंस क्या है. केन्स के नजदीक पॉलिसी ये थी कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर लेंगे, और केन्स ने फिर अपना ग्राफ भी एक्सप्लेन किया. केन्स के नजदीक एग्रीगेट सप्लाई इस तरह की है, एग्रीगेट डिमांड की लाइन AD1 है. केन्स कहता है जी कि आप एग्रीगेट डिमांड की लाइन को आगे शिफ्ट कर लें. अगर एग्रीगेट डिमांड की लाइन AD1 से AD2 पे शिफ्ट होगी फॉर एग्जांपल, तो इससे हमारे कंट्री का आउटपुट लेवल इंक्रीज कर जाएगा. आउटपुट लेवल Y1 से Y2 पे आ जाएगा. आउटपुट लेवल बढ़ने का मतलब है बेरोजगारी कम हो रही है. साफ जाहिर है ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा वर्कर ही रिक्वायर्ड होंगे. वेल एंड गुड. नेशनल इनकम GDP लेवल बढ़ने का मतलब है बेरोजगारी कम हो रही है. ये केन्स का आइडिया था. फिलिप्स के आइडिया ने भी इसको सपोर्ट किया कि देखें जब भी इन्फ्लेशन होगी इकोनॉमी में तो उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अट्रैक्शन है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड है. लेकिन केन्स के और फिलिप्स के इस आइडिया को फ्रीडमैन ने लॉन्ग रन में जो है वो डिस्करेज कर दिया, या आप कह लें कि नेगेट कर दिया. अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन लॉन्ग रन में ऐसा मुमकिन नहीं है. अगर ऐसा मुमकिन होता तो फ्रीडमैन ये कहता है फिर तो हम मुसलसल एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते जाएं, आखिरकार एक पॉइंट आ जाएगा हमारे मुल्क से अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट एक खास लेवल से नीचे नहीं जाती. क्यों नहीं जाती उसको जरा समझे. विच मीन्स दैट trade-off between unemployment and inflation exists only in the short run, and this trade-off has not been observed in the long run. इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीडमैन के मुताबिक लॉन्ग रन में ऐसा कोई ट्रेड ऑफ नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहें तो इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन कम करना चाहें तो अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा नहीं है. इन हिज ओपिनियन बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड, यानी फिलिप्स फ्रीडमैन जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है कनेजियन पॉलिसी को और फिलिप्स आइडिया को कि बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड वुड ओनली हैव अ शॉर्ट रन रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. यानी अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करना, जैसे अभी हमने कनेजियन अप्रोच में एक्सप्लेन किया, उसके नजदीक ये सिर्फ टेम्परेरीली बेनिफिशियल है कि आप कहें जी पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट 7% थी, इस साल हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देते हैं तो वो टेम्परेरीली 6% या 5 पे आ जाएगी, लेकिन दोबारा वो 7% पे चली जाएगी. या पहले आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट 4% थी, आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई, अनएम्प्लॉयमेंट 2% पे आ गई, फिर कुछ अरसे बाद वो 4% पे आ जाएगी. यानी ये लॉन्ग रन में मुसलसल या परमानेंटली अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का तरीका नहीं है. क्यों नहीं है ये अभी हम ग्राफ से करेंगे. इन द लॉन्ग रन people's demand for higher wages on the basis of expected inflation will increase unemployment. Again, फ्रीडमैन ये कहता है कि लॉन्ग रन में आहिस्ता आहिस्ता लेबर इकोनॉमी में होने वाली इन्फ्लेशन को देखकर डिमांड करेगी कि हमारी वेजेस में इजाफा किया जाए, जिसके लिए हमने पहले भी 2-3 दफा वर्ड यूज किया, वेज प्राइस स्पाइरल. भाई महंगाई हो गई है, हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें, इन्फ्लेशन हो रही है जी, हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें. तो उसका नतीजा फ्रीडमैन के नजदीक ये निकलेगा कि जब वेज रेट मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा लेबर की डिमांड की वजह से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर तो फिर उसी हालत में आ गया, उसको तो कोई फायदा नहीं है, उसको लेबर महंगी मिल रही है तो वो अगेन लेबर हायर करना कम कर देगा. तो जितनी बेरोजगारी 1-2% कम हुई थी वो दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा क्रिएट हो जाएगी. अब जरा इस वर्डिंग को लॉन्ग रन की ग्राफ से अंडरस्टैंड करें. स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं शॉर्ट रन फ्लिप्स कर. मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट अज्यूम करंटली पाकिस्तान में 10% इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है. इस 10% इन्फ्लेशन पे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है जी 6%. ओके, अब अकॉर्डिंग टू फिलिप्स, पहले हम शॉर्ट रन ड्रॉ कर रहे हैं फिर उसको लॉन्ग रन में कन्वर्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू फिलिप्स अगर इन्फ्लेशन बढ़ के 15% पे चले जाए तो क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में अट्रैक्शन क्रिएट होती है, प्रोड्यूसर आउटपुट लेवल इंक्रीज करता है, उसे अच्छी प्राइस मिल रही है, तो आउटपुट इंक्रीज करने का मतलब है कि वो मोर लेबर हायर करेगा.
हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि फर्ज करें अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 15% पे पहुंच जाए तो बेरोजगारी 3% कम होके 6 से 3% पे आ जाएगी। पहले 6% थी, लेकिन जैसे ही हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन 15% पे पहुंची तो इस अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट लेवल इंक्रीज किया। आउटपुट इंक्रीज करने का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता वो लेबर हायर कर रहे हैं। लेबर हायर करते करते अब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट पहले 6% थी, अब कम होकर रह गई है 3%। या रिवर्स एग्जांपल कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 से 5 पे आई तो अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन जो है वो 10 से 5% पे आई तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होने का या प्राइस लेवल गिरने का मतलब है प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा। प्रोड्यूसर के डिस्करेज होने का मतलब ये है कि वो लेबर निकालना शुरू कर देगा और मुल्क में जो 6% अनएम्प्लॉयमेंट थी वो शायद बढ़ के 10% पे या 11% पे पहुंच जाए। ओके, यहां तक तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो फिलिप्स ने एक्सप्लेन किया, हमने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ड्रॉ कर ली। अब फ्रीडमैन ये कहता है कि ये जो हमें चेंज नजर आ रहा है ये सिर्फ टेम्परेरी है, होगा क्या इन रियलिटी या इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल वो भी एक्सेप्ट करता है कि इस साल इन्फ्लेशन 5% बढ़ा दें, बेरोजगारी कम हो जाएगी या रिवर्स होगा। लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखें कि मुसलसल 15% इन्फ्लेशन है तो लॉन्ग रन में क्या होगा, इस 15% इन्फ्लेशन, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतनी ज्यादा मुसलसल इन्फ्लेशन की वजह से अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन लेबर डिमांड करना शुरू कर देगी जी पूरे साल महंगाई की शरह 15% रही है, हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अल्टीमेटली वेज रेट इंक्रीज करना पड़ेगा और जब गवर्नमेंट्स और प्रोड्यूसर्स वेज रेट इंक्रीज करेंगे तो प्रोड्यूसर्स के लिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है अब प्रोड्यूसर उतनी लेबर हायर नहीं करेगा जितनी वो पहली सिचुएशन में कर रहा था, वो कुछ लेबर निकाल लेगा अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। अगर उसने 100 वर्कर रखे हुए थे तो शायद वो 90 वर्कर से काम चलाने की कोशिश करेगा जी 100 वर्कर्स की तो सैलरी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वेज रेट बढ़ गया है तो मैं 90 वर्कर्स कर लेता हूं। अब यही पूरी इकोनॉमी में सिचुएशन है, तो इसका नतीजा अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन ये निकलता है कि इन दी लॉन्ग रन क्योंकि लेबर महंगी हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, 15% इन्फ्लेशन पे दोबारा इसी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाएंगे। यानी कि 3% लोग जो उन्होंने पहले जॉब पे रखे थे अब वो उनको दोबारा निकालना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली क्यों, लेबर महंगी हो गई है, आप आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो आप क्या करते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा उसी लेवल पे आ जाती है 6% पे। यानी जो लोग हायर हुए थे वो अगेन उसी पॉइंट पे, यानी हम ए से बी पे शॉर्ट रन में मूव किए और लॉन्ग रन में कुछ अरसे के बाद हम दोबारा सी पे आ जाएंगे। अब सी पे सिचुएशन क्या है, बेरोजगारी तो दोबारा 6% हो गई लेकिन इन्फ्लेशन रेट 15% है। इस सिचुएशन में हमारे पास जो न्यू लाइन बनेगी इसका मतलब है कि ये शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व ऊपर शिफ्ट हो गई है। एक्चुअली ए से बी शॉर्ट रन, बी से सी लॉन्ग रन, अब हम यहां पहुंच गए हैं। अगेन फ्रीडमैन ये कहता है कि फिर अगले साल गवर्नमेंट कोशिश करती है जी हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ा लें, वेल एंड गुड। जैसे ही वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन उसका नतीजा क्या निकलेगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में दोबारा इन्फ्लेशन जो है वो 20% पे पहुंच जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से बिल्कुल वही इंपैक्ट आएगा, बेरोजगारी दोबारा कम हो जाएगी, 6% से कम होकर 3 या 4% पे आ गई, क्योंकि 20% इन्फ्लेशन का मतलब है प्रोड्यूसर्स को इंकरेजमेंट मिल रही है, दे विल प्रोड्यूस मोर आउटपुट, मोर लेबर हायर करेंगे। लेकिन अगेन इन दी लॉन्ग रन क्या होगा कि 20%, 15% पर ही लेबर ने इतनी ज्यादा डिमांड की थी कि हमारी वेजेस में इजाफा करें, तो जब उससे अगले साल 20% इन्फ्लेशन होगी फिर तो लाजमी मजबूरी बन जाएगी प्रोड्यूसर्स की कि वो वेजेस में इजाफा करें। अगेन वही सिचुएशन होगी फ्रीडमैन के नजदीक कि लॉन्ग रन में दोबारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी लेबर की तनख्वाहों की वजह से और दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है उसी 6% पे पहुंच जाएगा। फिर बेरोजगारी 6% ही है, अब भी 6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। यानी अगेन हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, एक न्यू एसआरपीसी शॉर्ट रन फ्लिप्स का बन जाएगी जो इससे ऊपर है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग रन के पॉइंट्स ड्रॉ करें तो पहला लॉन्ग रन का पॉइंट ए था, फिर दूसरा लॉन्ग रन का पॉइंट सी है, फिर तीसरा लॉन्ग रन का पॉइंट फॉर एग्जांपल ये सी से डी टेम्परेरीली और फिर ई पे आ जाएंगे। यानी लॉन्ग रन में हमारे पास ए पॉइंट है, फिर सी है, फिर ई है, इसी पे ऊपर चलते जाएंगे। तो इसको फिर
फ्रीडमैन कैसे एक्सप्लेन करता है? फ्रीडमैन सेज दैट कि लॉन्ग रन की फ्लिप्स कर्व एक्चुअली वर्टिकल है बिल्कुल। ये हर कंट्री के लिए फर्क हो सकता है कि पाकिस्तान की लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व में भी 6% पे हो, अमेरिका की लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व में भी शायद 4% पे हो, कोई अफ्रीकन कंट्री है उसकी लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व शायद 9% पे हो। यानी वो 9% से इन्फ्लेशनरी पॉलिसी के जरिए अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करते हो, दोबारा 9% पे आ जाते हो, फिर 9% से कम करने की कोशिश करते हैं, फिर बेरोजगारी 9% पे आ जाती है। तो कंट्री टू कंट्री ये डिफरेंस हो सकता है कि किस कंट्री की लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व कितने अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन ये मस्ट है कि आप लॉन्ग रन में या मुसलसल बेरोजगारी को कम करने के लिए हमेशा इन्फ्लेशनरी पॉलिसी यूज करते रहें, ये मुमकिन नहीं है। फिर तो बड़ा आसान है, आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते जाएं, आप 6 से 3% पे मजीद एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएं, 3 से 2% पे मजीद बढ़ाएं, आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट का मसला वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला क्यों परमानेंटली इन्फ्लेशनरी पॉलिसी से खत्म नहीं होता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन लॉन्ग रन में इन्फ्लेशनरी पॉलिसी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना फिर दोबारा आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देता है। ओके जी, ये फ्लिप्स कर्व की वन साइडेड एक्सप्लेनेशन थी लॉन्ग रन की। आप इसको डाउनवर्ड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी इस सी पॉइंट को आप ए कर लें, बी पॉइंट यही रहेगा, नहीं इससे इस डायरेक्शन में और इसमें आएंगे। ओके ओके, देन इसकी रिवर्स एग्जांपल हम करते हैं, डाउनवर्ड एग्जांपल डिफरेंशियरी पॉलिसी। स्टार्टिंग पॉइंट हम अगेन वही ले रहे हैं। अब यहां पे सिचुएशन अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन अगेन, इनिशियली लेट अज्यूम इकोनॉमी में 10% इन्फ्लेशन है, 6% बेरोजगारी है, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रीडमैन ये कहता है कि शॉर्ट रन में तो ऐसा ही होगा कि जैसे ही इन्फ्लेशन 10% से कम होके 5% पे आई, इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है प्रोड्यूसर डिस्करेज हो गया कि प्राइस लेवल तो गिर रहा है इकोनॉमी में। अब प्राइस लेवल गिरने का नतीजा क्या निकलेगा? अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन ठीक है, और फिलिप्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा और वो प्रोडक्शन कम कर देगा। प्रोडक्शन कम करने का मतलब है पहले 6% लोग बेरोजगार थे, जमा 3% लोग और बेरोजगार हो गए, और टोटल बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया जी 9% पे। ओके, शॉर्ट रन में ऐसा ही है, फ्रीडमैन भी एक्सेप्ट करता है, फिलिप्स भी, फिलिप्स का तो मेन आइडिया है। लेकिन फ्रीडमैन ये कहता है कि ज्यादा अरसे तक ये बेरोजगारी 9% पे नहीं रहेगी, ये दोबारा 6% पे आ जाएगी। क्यों दोबारा 6% पे आ जाएगी? इन द लॉन्ग रन वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ इनपुट डिक्रीजेस। जब बेतहाशा बेरोजगारी होगी तो उसका नतीजा हमने कहा जी वेज रेट तो कम होना शुरू हो जाएगा, वर्कर की बार्गेनिंग पावर ही कम है, तो वेज रेट कम होने का मतलब प्रोड्यूसर्स को सस्ती लेबर मिलना शुरू हो गई है। जब आपको लेबर सस्ती मिल रही है तो एज ए प्रोड्यूसर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी 1 लाख वर्कर को जॉब दे दें, 1 लाख वर्कर को मजीद जॉब दे दें, और 1 लाख को जॉब दे दें, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की सतह तो दोबारा कम होना शुरू हो गई। यानी कि हमारे पास फिर न्यू सिचुएशन इस पॉइंट सी पे बनेगी, यानी ए से बी हम शॉर्ट रन में गए, बी से सी अगेन लॉन्ग रन में, और हमारे पास जो न्यू लाइन शॉर्ट रन की बनेगी, शॉर्ट रन फ्लिप्स का, वो इस तरह की बन जाएगी। अब ये शॉर्ट रन का नीचे शिफ्ट हो गई है। अगेन फ्रीडमैन कहता है कि अगेन अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है इन्फ्लेशन लेवल और कम होता है जी, 2% पे आ गई इन्फ्लेशन, ठीक है, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, आप फिर 9% पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 9% ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है 9% पे 10% पे पहुंचती है तो वेज रेट गिरना शुरू हो जाता है, लोग बेरोजगार हैं, कम तनख्वाह पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। देन उसका नतीजा क्या निकलेगा? अगेन सेम जो है वो इन्फ्लेशन रेट पे 2% इन्फ्लेशन पर ही अगेन लोग हायर होना शुरू हो जाएंगे और आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास लॉन्ग रन में पॉइंट्स, ए पॉइंट पहला है, फिर लॉन्ग रन में सी पॉइंट, फिर लॉन्ग रन में फॉर एग्जांपल ये ई पॉइंट, इसी तरह नीचे चलते हैं। बिल्कुल वही आइडिया कि अगेन हमारे पास जो लॉन्ग रन की फिलिप्स कर्व है वो प्योर वर्टिकल है। अपवर्ड एक्सप्लेन कर लें या डाउनवर्ड, दोनों में से कोई एक साइड आपने एक्सप्लेन करनी है, दोनों की जरूरत नहीं है।
तो दिस इज द आइडिया ऑफ फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व के मुताबिक शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन उस फिलिप्स कर्व की जो एक्सटेंशन फ्रीडमैन ने की है उसके मुताबिक लॉन्ग रन में इन दोनों का आपस में कोई तल्लक नहीं है। लॉन्ग रन में आप कंट्री में इन्फ्लेशन कम कर दें, लॉन्ग रन में आप इन्फ्लेशन बढ़ा दें, लॉन्ग रन में हमारा बेरोजगारी का लेवल महंगाई से या इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं होगा। आप लॉन्ग रन में जितनी मर्जी इन्फ्लेशन बढ़ा दें, जितनी मर्जी कम कर दें, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज नहीं होगा लॉन्ग रन में। आपको आप कह लें डेवलपमेंट पॉलिसीज, फिर उसके अलावा हमारे पास दूसरी साइड पे सप्लाई साइड पॉलिसी जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, एजुकेशन लेवल बेहतर करना, स्किल बेहतर करना, और कई तरह की टेक्निक्स हैं। लेकिन कम से कम ये जो पॉलिसी थी कि सिर्फ डिमांड बढ़ा दें जी, और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा इकोनॉमी में, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, प्राइस लेवल बढ़ेगा और उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। ये पॉलिसी शॉर्ट रन के लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग रन के लिए नहीं है। जी, अब आप में से बताएं किसका क्या क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन आप में से किसी का? ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक छोटा सा पॉइंट जो है इसी फिलिप्स कर्व से समझ लें। जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया कि कंट्री टू कंट्री ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल लेस डेवलप्ड कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है तो शायद उसकी जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है फॉर एग्जांपल वो अफ्रीकन कंट्री की शायद 9% पे हो। यानी आप फिलिप्स कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड यहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि कंट्री जो है वो ए से बी से ए मूव करता है और फिर यहीं आ जाता है, फिर ऊपर मूव करता है, फिर यहीं आ जाता है, तो बी सी और ई ये पॉइंट उसके पास बनते जा रहे हैं, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है। फिर इसी तरह हमने कहा कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान फॉर एग्जांपल हमारे लिए शायद 6% पे जो है वो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हो, कि हम अगर एग्रीगेट डिमांड की पॉलिसी से कोशिश करें अनएम्प्लॉयमेंट को 6% से नीचे लाने के लिए, तो शायद हम इसमें एग्रीगेट डिमांड वाली पॉलिसी से कामयाब ना हो सकें, क्योंकि टेम्परेरीली हम अनएम्प्लॉयमेंट 6 से कम करके 3 या 2% पे ले आएंगे, लेकिन दोबारा क्योंकि वेज रेट बढ़ जाएगा, लेबर महंगी हो जाएगी, दोबारा बेरोजगारी 6% पे आ जाएगी। महंगी लेबर तो साफ जाहिर है प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और अगर आप अमेरिकन या डेवलप्ड इकोनॉमी इंग्लैंड वगैरह की बात करें तो उनकी शायद लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो 3% पे हो, कि वो 3% से जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को फॉर एग्जांपल कम करने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें कामयाब नहीं होते। 1% पे 2% पे आते हैं, फिर 3% पे, फिर 1-2% पे आते हैं, फिर 3% पे। अब यानी कि यहां से हम आइडिया असल में ये ले रहे हैं कि हर कंट्री के लिए लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे हो सकती है। अब वो किस कंट्री के लिए किस पॉइंट पे होगी, इसके लिए हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, और उसके लिए फिर वर्ड यूज होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यही जो फ्रीडमैन और फिलिप्स का आइडिया है, इसी की ये एक्चुअली एक्सटेंशन है। टॉपिक तो सेपरेट है जरा, लेकिन एक्सटेंशन इसी की है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक आइडिया ये है कि दुनिया की हर इकोनॉमी का एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है जिसको इन्फ्लेशनरी पॉलिसी या डिमांड साइड पॉलिसी से रिड्यूस करना परमानेंटली मुमकिन नहीं है। ये दोनों तीनों लफ्ज अच्छी तरह नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मतलब मैं कहता हूं जी पाकिस्तान का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6% है, इंग्लैंड का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 3% है, इंडिया का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल 8% है, चाइना का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 4% है। तो ये हर कंट्री का डिफरेंट क्यों है, पहले तो हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरी बात फिर इसके साथ कि इसका मतलब ये है कि फॉर पाकिस्तान अगर अनएम्प्लॉयमेंट 7, 8 या 9% पे चली जाए तो 9 से वापस 6% पे लेके आना ये डिमांड साइड पॉलिसी से मुमकिन है। 8% पे, 9% पे, 10% पे चली गई, आप बेरोजगारी दोबारा कम करना चाहते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें, बेरोजगारी दोबारा 6% पे आ जाएगी, वेल एंड गुड। लेकिन 6% से नीचे जाना
ये डिमांड साइड पॉलिसी से मुमकिन नहीं है। फिर आपको सप्लाई साइड पॉलिसी यानी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एजुकेशन स्किल लेवल कंट्री में बेहतर करें, एंटरप्रेन्योरशिप बेहतर करें, जो कल हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के 2-3 पॉइंट बताए थे, उनके जरिए फिर आप इससे नीचे जा सकते हैं, डिमांड साइड पॉलिसी से नहीं जा सकते। इसी तरह इंग्लैंड अमेरिका के लिए हमने कहा जी 3% है, यानी अगर हम इंग्लैंड में टेम्परेरीली अनएम्प्लॉयमेंट 5% पे चली जाए तो इसको वापस 3% पे लाना मुमकिन है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल डाउन आ जाएगी। लेकिन 3% से कम करके आप कहें जी कि 1% पे हमने जाना है और 1% पर ही रहना है, ये फिर डिमांड साइड पॉलिसी से नहीं होगा, फिर सप्लाई साइड पॉलिसी आपको यूज करनी पड़ेगी। ओके जी, अब ये जो सिचुएशन है कि हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जरूर होता है जिसको डिमांड साइड पॉलिसी से फर्दर कम करना मुमकिन नहीं है, उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कहा जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इकोनॉमी की इससे जान जल्दी नहीं छूट सकती अनलेस के कोई लॉन्ग रन मेजर्स लिए जाएं, वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन डेवलपमेंट की जाए। ओके, अब जरा वर्डिंग समझें। द इंप्लीकेशन ऑफ द लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व इज दैट there will always be a level of unemployment in the economy which is unavoidable. फ्रीडमैन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर इकोनॉमी में कोई ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ऐसा जरूर होगा जिसको अवॉइड करना तकरीबन नामुमकिन है। एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो नामुमकिन है, लॉन्ग रन में, इन दी वेरी लॉन्ग रन शायद कोई उसकी पॉसिबिलिटी सप्लाई साइड से निकल आए। The people who are affected by this are known as frictionally, structurally या temporarily unemployed. अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन आमतौर पे इस कैटेगरी में जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, यानी हम कहते हैं जी पाकिस्तान का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6% या 5% है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन इस 5-6% में ज्यादातर लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हैं, स्ट्रक्चरल की वजह से हैं या टेम्परेरी की वजह से हैं। ये 3 वजूहात होंगी, जो साइक्लिकल वगैरह और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं है। Okay, this is known as type of voluntary unemployment because they are choosing to abstain from the labor market. यानी कि लोग अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हैं। जैसे कल हमने वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी में शामिल कर ले। हमने वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहा था कि जॉब अवेलेबल है लेकिन मार्केट में वेज रेट कम है, लोग जॉब नहीं करना चाहते उस पे। This means that in an economy there will always be a level which will persist and is therefore known as the natural rate. यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन हर इकोनॉमी में कोई ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है जो तकरीबन हमेशा मौजूद रहेगा, उससे नीचे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को लेके जाना मुमकिन नहीं है। और स्पेशली फोकस रखें कि डिमांड साइड पॉलिसी से नीचे लेके जाना मुमकिन नहीं है। इस बात को हम ग्राफिकली डिमांड एंड सप्लाई से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कल भी हमने एक ग्राफ बनाया था। सप्लाई ऑफ लेबर का वेज रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कंट्री में वेज रेट कम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी यहाँ पे 500 रुपए पर डे है, ये 1000 रुपए पर डे है, और इससे ऊपर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 1500 रुपए पर डे वेज रेट है। अब अगर 500 रुपए पर डे वेज रेट है तो सप्लाई ऑफ लेबर कम है, यानी कम लोग जॉब करने को तैयार हैं। अगर 1000 रुपए पर डे है तो ज्यादा लोग जॉब करने को तैयार हो जाते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है। फर्ज कर लें जी यहाँ पे 4 करोड़ लोग हैं, 40 मिलियन कर लेते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 60 मिलियन लोग हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल 80 मिलियन लोग जॉब के लिए तैयार हैं, 8 करोड़ कर लें। ओके, अच्छा, अब इस सिचुएशन में यानी कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब सप्लाई लाइन का, लेबर सप्लाई का मतलब ये हुआ जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता जाएगा ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब करने के लिए तैयार होते जाएंगे। 500 रुपए पर डे पे हमारे कंट्री में 40 लाख लोग जॉब के लिए तैयार हैं, 1000 पर डे पे 60 लाख लोग जॉब के लिए तैयार हैं सप्लाई ऑफ लेबर, और 1500 रुपए पे फिर हमारे पास जो है वो कंट्री में सप्लाई ऑफ लेबर 80 मिलियन पे पहुंच जाएगी। ओके, ये तो हो गया पॉजिटिव रिलेशन। अब इसी सेंस में डिमांड की साइड प्रोड्यूसर ने लेबर को हायर करना है। अगर वेज रेट 1000 पर डे है तो हमारा प्रोड्यूसर 6 करोड़ या 60 मिलियन लोग हायर करने को तैयार है। लेकिन अगर वेज रेट बढ़ के 1500 पर जाता है तो साफ जाहिर है लेबर महंगी हो गई है। अब हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो शायद 40 मिलियन लेबर हायर करें, 20 मिलियन लेबर उन्होंने हायर करनी कम कहा। हर फैक्ट्री से 10-15 लोग निकाल दिए हैं तो ऑटोमेटिकली 20 मिलियन लोग पूरी कंट्री से जो है वो विड्रॉ हो जाएंगे। और दूसरी साइड पे अगर वेज रेट कम हो जाता है, वेज रेट आ जाता है जी 500 रुपए पर डे पे, तो फिर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं ठीक है अब लेबर ही बहुत सस्ती है, 80 मिलियन लोग जो हैं वो रखें और उनसे काम करवाएं। ये तो हो गया रिलेशनशिप कि नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप किस तरह से है। अब हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं
करंटली हम फर्ज कर रहे हैं जी 1,000 रुपया वेज रेट है पर डे, और कंट्री में डिमांड फॉर लेबर भी 60 मिलियन है, सप्लाई ऑफ लेबर भी, डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपस में इक्वल हो गए। अब इससे आगे फर्दर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। इसकी राइट साइड पे हमारे पास लाइन है लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स हमने क्या कहा था, ऐसे तमाम लोग जिनकी एज 18 साल से ज्यादा 60 साल से कम हो और वो विलिंग टू वर्क भी हो, इसको हम कहते हैं लेबर फोर्स। ओके, अब देखिए सिचुएशन क्या है। करंटली आप ये कह सकते हैं कि करंट इक्विलिब्रियम में हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि टोटल 80 लाख लोग जो हैं या 80 मिलियन लोग जो हैं, ये टोटल लेबर फोर्स है 1,000 पे, लेकिन उसमें से जॉब कितनों को मिली हुई है, 60 को। अब इनके दरमियान ये जो गैप है 20 मिलियन लोगों का, 2 करोड़ लोगों का, इसको कहा जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और समझ लें। देखिए जो लेबर फोर्स की लाइन है वो आपने पैरेलल नहीं लगानी, ये क्लियरली नोट कर लें। मैं एक लाइन लगा रहा हूं सप्लाई लाइन के बिल्कुल पैरेलल, ऐसी लाइन आपने नहीं लगानी। लेबर फोर्स की लाइन हमेशा किस तरह की होगी, स्लाइटली टिल्ट करेगी आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई की तरफ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर जाके लेबर फोर्स की लाइन और सप्लाई की लाइन किसी ना किसी पॉइंट पे मैच कर जाएंगी। ये आपस में जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाए इनका फासला कम होना चाहिए। मैच क्यों कर जाएंगी, मसलन हम कहना ये चाह रहे हैं कि 1,000 रुपए वेज रेट पे करंटली सप्लाई ऑफ, अगर आप 18 साल और 60 साल की कैलकुलेशन करें तो 80 लाख लोग, 80 मिलियन लोग थे कंट्री में, लेकिन उनमें से सप्लाई ऑफ लेबर तो सिर्फ 60 मिलियन है। 20 लाख लोग तो अपनी मर्जी से जॉब ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी 1,000 दिहाड़ी जो है ये बहुत कम है, मैं इससे विला रह लूंगा, मैंने काम कोई नहीं करना। अब होगा क्या, अगर वेज रेट जो है फॉर एग्जाम्पल 1500 पर डे पे पहुंच जाए, तो 1500 पर डे पे ये गैप कम हो जाएगा। अब देखिए यहां पे गैप था हमारे पास कितना, 20 मिलियन का। 20 मिलियन लोग ऐसे थे जो कहते थे हमने कोई नहीं काम कुम करना, 1,000 रुपए दिहाड़ी को उजरत है, हम नहीं इस पे काम करते। लेकिन दिहाड़ी जो है पर डे जो वेज रेट है वो 1500 पे पहुंचा। अब ये तादाद कम होकर शायद 15 लाख या 15 मिलियन रह जाए, तो 500 रुपए रेट बढ़ गया, बहुत से लोग विलिंग हो जाएंगे कि अब ठीक है काम करने के लिए। अगर ये मजीद वेज रेट बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल 2,000 पे पहुंच जाता है, तो शायद ये गैप सिर्फ 10 मिलियन का रह जाए और बहुत से लोग विलिंग हो जाएंगे। 2,000 रुपए पर डे वेज रेट पहुंच गया है, और आखिरकार कोई ना कोई आइडियली ऐसा वेज रेट होगा 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 पर डे के। अगर वेज रेट उस पॉइंट पे पहुंच जाए तो फिर आपको नजर आएगा कि हमारी इकोनॉमी में कोई लेबर फोर्स में विला बंदा नहीं है। वो लोग कहते हैं जी दिहाड़ी मिलनी चाहिए, 5,000, 10,000 मिल रहा है एक दिन का तो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल काम करने को तैयार हूं। तो ये तभी रिफ्लेक्ट होगा कि जब हमारी लेबर फोर्स की लाइन आहिस्ता आहिस्ता, अगर मैं लेबर फोर्स की लाइन इस तरह बिल्कुल पैरेलल लगा देता तो इनका गैप ही कहीं कम नहीं होना था, ऊपर से नीचे तक हर जगह गैप एक जैसा है, तो हर जगह पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एक जैसा ही आना था। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये अक्सर स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं कि नीचे से आपका जो डिस्टेंस है सप्लाई लाइन और लेबर फोर्स का वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएं इसको कम करते जाएं, बेशक ज्यादा करीब करते हैं कोई मसला नहीं है, इसको आपस में ज्वाइन करना हो तो कर भी दें, नहीं लेकिन बेहतर है ना करें। लेकिन ये क्लियरली नजर आए कि ऊपर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। तो दिस गैप बिटवीन करंट इक्विलिब्रियम लेवल एंड द लेबर फोर्स, दिस इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये हर इकोनॉमी में फिर हमने एक्सप्लेन किया कि ये डिफरेंट होगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हर इकोनॉमी के लिए जो है वो, पाकिस्तान के लिए शायद 5% हो, इंग्लैंड के लिए शायद 3% हो, वट एवर इज दिस सिचुएशन। जी कोई क्वेश्चन भी आप में से किसी का इसके बारे में, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी का। उसमें से काफी चीजें जो हैं हमने ऑलरेडी की हुई हैं। चैप्टर नंबर 11,
ओके जी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा हमने मॉनेटरी पॉलिसी का स्लाइटली कहीं कहीं जो है वो डिस्कस भी किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट वगैरह को, बाकी ये प्रॉपर इसमें डिस्कशन यहाँ पे आई जाएगी। ओके जी, देन इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक दो डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी। इंटरेस्ट रेट हमें पहले ही पता है कि किसी भी प्रिंसिपल बोरोड अमाउंट पे जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट का फिर हमें दूसरे नंबर पे ये भी पता है कि इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है। 10% इंटरेस्ट आपने पे करना है जी, 15% एनुअली पे करना है। अब टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट में हमारे पास जो है वो दो मेन कैटेगरीज हैं, नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट। Nominal interest rate is the simplest interest rate. It is the stated coupon rate or the stated interest rate. Simply मसलन आप किसी से कर्जा लें या किसी को कर्जा दें, दोनों सूरतों में आपके दरमियान जो एग्रीमेंट होगा कि आपने कितना परसेंट एक्स्ट्रा पे करना है उसको कहा जाता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मसलन आप बैंक में अपना पैसा रखवा दें सेविंग अकाउंट में और बैंक आपको कहता है जी हम आपको एनुअली 10% पे करेंगे, इट इज इंटरेस्ट रेट। आप बैंक से कर्जा ले लें गाड़ी के लिए, घर के लिए, और बैंक आपको कहे जी आपने एनुअली हमें 20% एक्स्ट्रा पे करना है, इट इज इंटरेस्ट रेट। ये तो हो गया ही नॉमिनल। अब रियल इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा उसको समझ लें, और ये स्पेसिफिकली आप इस सेंस में समझें कि असल में हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है ये और इन्फ्लेशन, इन दोनों का आपस में क्या लिंक बनता है और इन्फ्लेशन आपके इंटरेस्ट रेट को कैसे डैमेज करता है। अब एक सेकंड के लिए ये समझें, फर्ज करें आपने 1,00,000 रुपया जो है, हम छोटी सी एक एग्जांपल बना लेते हैं, फर्ज करें आपने 1,00,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक ने आपसे एग्री कर लिया जी हम 10% आपको इंटरेस्ट देंगे, यानी 1 साल के बाद आपको 1,00,000 जमा 10,000, 10% ऑफ दिस आपको टोटल पेमेंट 1,10,000 रुपए मिलेगी। ओके, अब हम रियल इंटरेस्ट रेट, यहां तो नजर आ रहा है जी आपने कितना एक्स्ट्रा गेट किया, 10%, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट क्या है? The real interest rate is the one that is inflation adjusted। अगर इसी 1 साल के दौरान फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में 4% इन्फ्लेशन है, 4% प्राइस लेवल बढ़ गया है, तो इसका मतलब असल में यह है कि आप इस 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे, बाकी जो आपके पास बचेगा वो होगा आपका रियल इंटरेस्ट रेट। हकीकी तौर पे आपने कितना बेनिफिट लिया है? सिर्फ 6%। क्यों भाई? आपको तो उसने 10,000 फालतू दिया है, 10%, तो 6% क्यों है? एक्चुअली पूरे साल में प्राइस लेवल 4% अप चला गया है, यानी आपको जो 1,10,000 साल के एंड पे मिलेगा उसकी बाइंग पावर एक्चुअली 1,06,000 के बराबर रह चुकी होगी, प्राइस लेवल ही 4% ऊपर चला गया है। अब ये तो है सिंपल केस। फिलहाल आपको इंटरेस्ट रेट मिला है 10%, महंगाई कंट्री में ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 4% थी, तो हमने रियल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लिया। एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है? आपको लेट अज्यूम इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करेगा, अगेन उसी तरह हमने कहा जी लेट अज्यूम बैंक आपको ऑफर करेगा 10%, लेकिन हमारे मुल्क में महंगाई है जी 16%, हर साल 16% इन्फ्लेशन है, इंडेक्स जैसे हमने कहा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 16% इंक्रीज कर जाता है हर साल। टेक्निकली स्पीकिंग अब आपने, बैंक तो आपको कह रहा है जी हमें 1,00,000 रुपया दे जाएं, हम उस 1,00,000 रुपए पे आपको 10% एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन एक्चुअली आपने कितना गेट किया है? 10% मिलेगा, और वो जो 10% मिलेगा उसकी टोटल की वैल्यू 16% डाउन जा चुकी होगी, एक्चुअली -6% है। दिस इज कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। देखिए यहां से एक बात नोट कर लें, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा ना, बैंक आपको कहेगा जी हम 10%, 6%, 8%, 2% मुनाफा देंगे, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट का कोई पता नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। 10% ही बैंक आपको ऑफर कर दे, मुल्क में महंगाई की शरह, इन्फ्लेशन की शरह भी 10% ही हो, तो साल के एंड पे आपके पल्ले तो 0% रह गया, आपको तो कुछ एक्स्ट्रा मिला ही नहीं। जितना 10,000 आपकी प्राइस जो है वेल्थ में इजाफा हुआ, 10% वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली गई, तो रियल इंटरेस्ट रेट तो 0 हो गया। तो एक्चुअली जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन माइनस करके ये चेक करना चाहें कि ऑन रियल बेसिस व्हाट यू रियली हैव गेट, आपने असल में क्या हासिल किया है, तो इसको कहा जाता है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल इंटरेस्ट रेट 0 भी हो सकता है, रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपल रिलेशन क्या है कि अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल आर इज ग्रेटर देन इन्फ्लेशन,
तो फिर हमारे पास जो रियल इंटरेस्ट रेट होगा वो पॉजिटिव आएगा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन मुकाबलतन कम है, तो कुछ ना कुछ रियल पॉजिटिव ही बचेगा। लेकिन अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन, तो फिर रियल इंटरेस्ट रेट आपको जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा जी, वो इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं मिला। फिर जितना आपको इंटरेस्ट दिया है उन्होंने 10%, उतनी इन्फ्लेशन हो गई है। 6% दिया है, 6% इन्फ्लेशन है, दोनों बराबर है, तो रियल 0 हो गया। और थर्ड केस, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम है इन्फ्लेशन से, आपको बैंक ने कहा जी 10% मुनाफा देंगे और महंगाई की शरह हमारे मुल्क में 18% है, तो एक्चुअली क्या नतीजा निकला है, रियल इंटरेस्ट रेट आपका आप फिर नेगेटिव है, उल्टा आपका 8% नुकसान हो गया है फायदे की बजाय। इन्फ्लेशन 18%, इंटरेस्ट मिला 10%। तो ये आपने एमसीक्यूज की सेंस में जनरली भी जो है वो माइंड में रखना है। ओके जी। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, उसके पीछे 4 मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं। एक फैक्टर तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, बाकी 3 अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहली चीज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ क्रेडिट, कर्जों की सप्लाई और कर्जों की डिमांड कितनी है मार्केट में। देखिए, एक तरफ सेवर है कंट्री का, जो पैसा बचत सेव करता है और बैंक को सप्लाई कर देता है कि ये लें जी पैसा, ये आगे जहां मर्जी लैंड करें और हमें मुनाफा दें इस पे। दूसरी तरफ बोरोवर है, बोरोवर में हम आप लोग भी हैं जो घरों और गाड़ियों के लिए कर्जे लेते हैं, कारोबारी लोग भी हैं जो फैक्ट्रियों कारखानों के लिए कर्जे लेते हैं। लेकिन ये दोनों, मसलन आज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में रोजाना 100 अरब सेवर का आ रहा हो, 100 अरब ही बोरोवर बोरो करना चाहता हो और ये मुसलसल सिचुएशन यही रहे, तो इंटरेस्ट रेट तो कांस्टेंट रहेगा। अगर फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7% है, जिसको हमने डिस्काउंट रेट कहा है, तो ये अगले महीने भी 7 ही होगा, उससे अगले महीने भी 7 ही होगा। लेकिन अगर एक महीने के बाद डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाए, हर बंदा ही कर्जा लेने पहुंचा हुआ है, कोई कारोबार के लिए, कोई घर के लिए, कोई गाड़ी के लिए, डिमांड फॉर क्रेडिट पहुंच गई थी 150 अरब पे, सप्लाई ऑफ क्रेडिट अभी भी 100 अरब ही है, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, फिर बैंक 7 पे तो नहीं, आपको 8% पे कर्जा देगा। 9 बोरो करने वाले ज्यादा हैं, तो वो कोशिश करेगा जो ज्यादा पे करता है उससे चार्ज कर लिया जाए। तो जितना डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट रेट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो पहली सिचुएशन, इंटरेस्ट रेट मुल्क में किस वजह से इफेक्ट होता है, सप्लाई ऑफ क्रेडिट कितनी है, डिमांड फॉर क्रेडिट कितनी है। सप्लाई ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, डिमांड फॉर क्रेडिट, कर्जों की डिमांड ज्यादा है, लोग बोरो करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर इन्फ्लेशन रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमने एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। असल में देखें, इन्फ्लेशन होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, एग्रीगेट डिमांड बेतहाशा बढ़ रही है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हमने कहा ना, 2 रीजन है मेन, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। लेट अज्यूम कंट्री में इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह है जी एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड के 4 मेन कंपोनेंट हैं, सी, आई, जी, एक्स माइनस एम। इन चारों में से अगर पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट कम करना चाहे, तो सबसे पहले गवर्नमेंट सी को और आई को कम करने की कोशिश करती है, और इन दोनों को कम करने का गवर्नमेंट के पास तरीका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग कंज्यूम बोरो करेंगे, कम करेंगे, कंज्यूम भी कम करेंगे, इन्वेस्ट भी कम करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा करना पड़ जाएगा। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट उतना ही बढ़ाता चला जाएगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ये दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का। तीसरा फैक्टर इटसेल्फ सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करती रहती है, कब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, कब मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है, तो उसके लिए डिस्काउंट रेट, इंटरबैंक रेट चेंज करती रहती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट है टाइप ऑफ लोन, कि लोन जो है वो किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, किस मकसद के लिए है। मसलन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी आप देखें पॉलिसी बन गई है न्यू गवर्नमेंट की स्कीम के मुताबिक, अगर आप मॉर्गेज लोन घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस, वो कमर्शियल हो या घर हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट होगा जी 5 या 7% जो आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप गाड़ी वगैरह के लिए लोन लेंगे तो 12 या 13% चार्ज होगा। अगर आप कमर्शियल बिजनेस के लिए लोन लेंगे तो शायद 14-15% हो। अगर आप कैश लोन लेंगे कि पर्पस कोई नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से कैश यूज करना है, तो शायद 25% पे आपको लोन मिले।
तो टाइप ऑफ लोन, ड्यूरेशन ऑफ लोन, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट जो है उस पर चार्ज किया जाएगा। तो इन चारों को, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, इन चारों को कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, या इंटरेस्ट रेट के कम ज्यादा होने के पीछे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं। ये याद रखें, सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसमें से जो है वो सेंट्रल बैंक है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा पॉलिसी रेट को चेंज कर सकता है। बाकी फैक्टर फिर आप कह लें एक तरह से मार्केट फैक्टर्स हैं, कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हुई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम हुई इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड है और टाइप ऑफ लोन। ओके जी, आज के लिए काफी है, कल ये इंशाल्लाह थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ये हम कल शुरू करेंगे। जी जी जरनील, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? वालेकुम सलाम, जी बोलें। बैंक से लोन लेते हैं सर, हम इंस्टॉलमेंट में उसको पे करते हैं। जी तो जी सर इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, लेकिन तो सर अगर जिस तरह हमने इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो इंटरेस्ट चेंज होगा तो हमारे इंस्टॉलमेंट में भी इफेक्ट होगा, मतलब हमें ज्यादा पे ये करना असल पड़ेगा में अगर हाँ ज्यादा है हाँ, तो। ये इसको जरा समझ लें कि ये डिपेंड करता है कि आपका और बैंक का एग्रीमेंट क्या है। मसलन कंट्री टू कंट्री बहुत सी चीजों में डिफरेंस है। मसलन पाकिस्तान में अगर आपने गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ है तो फिर इंटरेस्ट रेट का चेंज होना आपकी इंस्टॉलमेंट को चेंज नहीं करेगा। और अगर खास तौर पे आपने इस्लामिक बैंक से लिया हुआ है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करेगा गाड़ी में, और बाकी बैंक में भी गाड़ियों के केस में नहीं करेगा। आपने गाड़ी ली 15 लाख की, उन्होंने 15 लाख की इंस्टॉलमेंट्स बना दी, आप मंथली फॉर एग्जांपल 50,000 दे रहे हैं। अब अगले साल आपने 2 साल इंस्टॉलमेंट देनी है या 3 साल, इंटरेस्ट रेट शायद 4 महीने बाद ही चेंज हो जाए, लेकिन गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जितने भी बड़े लोन्स हैं, मसलन घर की कंस्ट्रक्शन के लिए है, अब तक जो सिचुएशन थी, फिर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पर्पस के लिए आपने फैक्ट्री के लिए लोन ले लिया है, वो सब के सब लिंक्ड होते हैं। और उसकी लिंक का सिचुएशन क्या है, आप किसी भी बैंक का एग्रीमेंट पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कि आप बैंक से कर्जा ले रहे हैं और उस कर्जे का रेट कितना होगा जी, काइबोर प्लस 3%। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, काइबोर प्लस 2%, काइबोर। अब कराची इंटर बैंक रेट, मसलन इस वक्त कराची इंटर बैंक रेट है जी 8% प्लस 3%, यानी इस महीने जो आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है उसमें आपने 11% इंटरेस्ट रेट पे करना है। ओके, अब अगले महीने अगर काइबोर कराची इंटर बैंक ऑफर रेट ही चेंज हो गया, ये पहुंच गया 10% पे, तो 10 जमा 3, फिर उससे अगले महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 13% पे जाएगी। आमतौर पे ये क्वार्टरली या बाई एनुअली चेंज होता है, यानी हर महीने चेंज नहीं करते ये, 3-3 महीने के बाद या आप कह लें कि 6 महीने के बाद एक दफा एवरेज निकाल ली जाती है कि कराची इंटर बैंक रेट जो है वो पिछले 6 महीने का कितना है, जमा 3% हम आपसे लेंगे। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया, यानी कराची इंटर बैंक रेट 8% से कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल 4% पे आ जाए, तो वेल एंड गुड, 4% जमा